हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया एकदम अच्छे से। चलो पढ़ते हैं ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। देखो, जब मार्केट में कोई दवाई सोल्ड होती है तो वो ऐसे मार्केट में नहीं आती है। बहुत से क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनको पास करना पड़ता है, उसके बाद ही वो मार्केट में सोल्ड आउट हो सकती है। जैसे कि दवाई जब बनती है तो पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारे ह्यूमन मॉडल्स होते हैं, बैक्टीरियल कल्चर होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे मंकी हुआ, रैट हुआ, इनमें सब पे टेस्ट होता है। टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्ट होगा, फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स का स्टडी किया जाएगा। अगर वहाँ से सेफ लगा तो उसके बाद में हमको वो भेजा जाता है क्लिनिकल ट्रायल में। प्री क्लिनिकल के बाद में क्लिनिकल ट्रायल जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल में भी कई सारे फेज होते हैं। इसमें फेज फर्स्ट होता है, फेज सेकेंड होता है, फेज थर्ड होता है, फेज फोर होता है। एडवांसमेंट के अनुसार फेज 0 और फेज 4 भी इंक्लूड कर लिया, फेज 5 भी आ गया है। तो ये सब फेजेस के बाद ही दवाई मार्केट में सोल्ड होती है और बिकती है। तो चलो इनको ही एक एक करके हम पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या कौन से ट्रायल हैं और किस पे होते हैं, और इनको आखिर ड्रग जब बनती है तो इसको कंट्रोल कौन करता है और कौन देता है आखिर परमिशन सोल्ड आउट करने के लिए। तो इंडिया में अपना खुद का परमिशन देने का सेंटर है। विदेशों में जैसे यूएसए का बात करेंगे तो उसमें दूसरा होते हैं, दूसरे सेंटर्स हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको सोल्ड आउट करना है तो आपको यूएसए से परमिशन लेना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट हम क्या करेंगे, हमको एक बनाना पड़ेगा, प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। उस प्रोटोकॉल को हम कमेटी के सामने रखेंगे, एनिमल इथिकल कमेटी के सामने रखेंगे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल में, और ह्यूमन इथिकल कमेटी के सामने रखेंगे कि यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल में। तो हमको प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे, हम करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट किए। स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो एक्चुअल में इसमें इस दवाई में है या नहीं है। जैसे कि एनाल्जेसिक या हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इसके तो हम स्क्रीन टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑन बैक्टीरिया कल्चर। बैक्टीरिया जो कल्चर में ग्रो कर रहे हैं उनके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो बैक्टीरिया कल्चर पे ग्रो करेंगे, आइसोलेटेड आर्गन पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, टेस्ट ऑन एनिमल मॉडल पे टेस्ट करेंगे। उसके बाद में कहाँ जाएंगे, उसके बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। फिर से कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे कि हम जो लेकर चले थे एनाल्जेसिक कैरेक्टर मॉडल लेकर चले गए थे, तो ये एनाल्जेसिक कैरेक्टर है कि नहीं है। एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टी है प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको हम फिर से क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट के द्वारा पता करेंगे उस दवाई में है कि नहीं है। जो एनाल्जेसिक्स है इसमें एंटी इंफ्लामेटरी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको हम देखेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट के द्वारा। उसके बाद में क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया कि हाँ ये काम करती है एनालिसिस की तरह। उसके बाद में 5वां नंबर पे करेंगे सिस्टेमिक फार्मेकोलॉजी, उसका देखेंगे कि सिस्टम में उसका फार्मेकोलॉजी कैसा है। तो सिस्टेमिक फार्मेकोलॉजी या कि फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स देखेंगे उसका। उसके बाद में 6 नंबर पे क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे।
क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे, मतलब उसका डोज देंगे। क्वांटिटी मान लो कोई 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, ऐसे डोज देके टेस्ट करेंगे कि कितना इफेक्ट दिखा रहा है कितने डोज पे। फिर 7वां नंबर पे करेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स स्टडी करेंगे उसका, फार्मेकोकाइनेटिक्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद में 8वें नंबर पे करेंगे टॉक्सिसिटी टेस्ट, टॉक्सिसिटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि टॉक्सिक कितना है, टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है क्या, टॉक्सिसिटी टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास में इतना टेस्ट करने के बाद में हमारे पास में प्रोटोकॉल मेड हो गया, एक प्रोटोकॉल पूरा बन के आ गया कि हाँ ये करती है कि नहीं करती है, करती है ये करती है या नहीं करती है, ये प्रोटोकॉल बन के आया गया। अब हम क्या शुरू करेंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाएंगे। इतना हम चेक करने के बाद क्या करेंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल में जाएंगे। और प्री क्लिनिकल ट्रायल कैसे जाएंगे उसको देखते हैं। तो ये हम कर चुके, अब हम क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल में चलते हैं। दवाई अपनी लेते हैं और कमेटी के सामने पटकते हैं। तो कैसे पटकेंगे, देखो ये हमारे पास प्रोटोकॉल मेड हो गया था, प्रोटोकॉल हमने बना लिया कि ये दवाई ये इफेक्ट दिखा रही है, ऐसा ऐसा प्रेजेंट है, इस पे हम टेस्ट किए, इस पे किए, तो प्रोटोकॉल मेड हो गया। तो प्रोटोकॉल हमारे पास बन गया, प्रोटोकॉल मेड। इसको हम सबमिट कर देंगे किसके पास में, एनिमल इथिकल कमेटी के सामने। एनिमल इथिकल कमेटी के सामने हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे ये प्रोटोकॉल। जब ये कमेटी सबमिट हो जाएगी और कमेटी के पास में सबमिट हो जाएगी, तो कमेटी इसके सभी इफेक्ट देखेगी और CPCSEA गाइडलाइन के अनुसार, गाइडलाइन अंडर CPCSEA गाइडलाइन क्या करेगी, परमिशन देगी, क्या देगी, गिव्स परमिशन देगी। CPCSEA क्या है, यह है कमिटी फॉर पर्पज, कमिटी फॉर पर्पज, कमेटी फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ experiments on animals। इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कमेटी फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ये क्या करेगी, इसके गाइडलाइन के अनुसार ये परमिशन देगा। परमिशन जब मिल जाएगा फिर ये जाएगा क्लिनिकल ट्रायल में। तो अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल ट्रायल। अब इस कमेटी द्वारा हमको परमिशन मिल चुका था कि जाइए आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाइए। अब जो ये यहाँ से प्रोटोकॉल मिला था, परमिशन मिला था, इसके साथ हम पहुँचेंगे दूसरी कमेटी के पास में, तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो अगला से यहाँ से क्या जाना है, ऐसे लाइन आप बना सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए। ये किस पे डन होता है, ये ह्यूमन पे होता है। अभी ये ह्यूमन पे होगा और इसके लिए परमिशन चाहिए भाई, डन ऑन ह्यूमन, और इसके लिए भैया हमको परमिशन चाहिए। और परमिशन कौन देगा, ह्यूमन एथिकल कमेटी। तो जो प्रोटोकॉल था उसको क्या करेंगे, हम सबमिट करेंगे ह्यूमन एथिकल कमेटी के पास में। ह्यूमन एथिकल कमेटी क्या करेगा, GCP गाइडलाइन के अनुसार, GCP गाइडलाइन क्या है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन के अनुसार इसको क्या देगा, परमिशन। भैया हमको यहाँ से भी परमिशन मिल गया।
इसको परमिशन देगा। अब इंडिया में देख लेते हैं कि कौन सी आखिर कमेटी होती है। तो इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक होती है ह्यूमन इथिकल कमेटी। अगर हमको इंडिया में ये करना है क्लिनिकल ट्रायल तो क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन इथिकल कमेटी का परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन चाहिए। और रजिस्ट्रेशन आप ट्रायल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ट्रायल का विथ आईसीएमआर का है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक बीआरडी में भी बना हुआ है यहाँ पर एक बिल्डिंग आईसीएमआर का। तो इंडिया में हमको ह्यूमन कमेटी का परमिशन लेना पड़ेगा, साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जो ट्रायल है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आईसीएमआर में, तब जाके हम यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल करवा पाएंगे। अब जो ये क्लिनिकल ट्रायल होता है इसमें कई सारे फेज होते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो यहाँ पे इंडिया में लिखी नहीं, ड्रग कंट्रोल को छोड़ ही दिए। इंडिया में दो चीज़ों के साथ में एक चीज़ और लेना पड़ता है, एक होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इससे भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो 3 से परमिशन लेना पड़ा हमको, एक कमेटी से, ठीक है, एक आईसीएमआर के साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से हमको परमिशन लेना पड़ा, तब हम इंडिया में ट्रायल कर पाएंगे। अब देखते हैं कि फेजेस कितने होंगे। तो हम 4 फेज पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ द ट्रायल्स में 2 फेज और पढ़ेंगे, फेज 0 और फेज 4। तो यहाँ पर फेज फर्स्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल also known as human pharmacology and toxicity testing या study and toxicity study। इसमें क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी देखेंगे दवा का, टॉक्सिसिटी और सेफ्टी एसेस करते हैं, टॉक्सिसिटी और सेफ्टी देखेंगे, मैक्सिमम टोलरेंस डोज डिटरमाइन कर लेंगे कि मैक्सिमम टोलरेंस डोज क्या है, मैक्सिमम टोलरेंस डोज डिटरमाइन कर लेंगे। मैक्सिमम डोज डिटरमाइन हो गया, उसके बाद में फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसका समझेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स जानेंगे उसका, उस ड्रग का। और ओपन लेवल का ट्रायल करवाएंगे, कंट्रोल जो होगा वो होगा, जो कंट्रोल होता है वो होता है प्लेसिबो। भी प्लेसिबो आप आगे समझेंगे, प्लेसिबो स्टैंडर्ड ड्रग क्या होते हैं। तो ओपन लेवल ट्रायल, कंट्रोल, प्लेसिबो। ड्यूरेशन जो होता है इस पीरियड का, फेज फर्स्ट का, ये होता है 1 से 2 साल, 1 से 2 साल। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं इस क्लिनिकल ट्रायल में, पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, तो ये होते हैं हेल्दी वॉलंटियर, नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर, और ये होते हैं 20 से 100 नंबर, ठीक है। अब नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स तो लेते हैं, लेकिन अब HIV के केस में और कैंसर के केस में नॉर्मल हेल्दी पर्सन पे नहीं कहता है, तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है।
तो ये हो गया फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल। फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बात हुआ। अब चलते हैं हम फेज सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। जो फेज सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल होगा वो फेज फर्स्ट के बाद में होगा। यानी कि हमारे पास में क्या क्या हो गया था, हम फार्माकोडायनामिक्स पढ़ लिए थे, उसकी टॉक्सिसिटी और सेफ्टी के बारे में हम जान चुके थे, ड्रग की कितना टॉक्सिक है, उसका मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल जान चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे, फेज सेकेंड ट्रायल करेंगे। फेज सेकेंड में क्या करेंगे, देखो इसमें देखेंगे सेफ्टी और एफिकेसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी असेस्ड। इसमें क्या देखेंगे, सेफ्टी एंड एफिकेसी देखेंगे। और ये कैसे देखेंगे, ओपन या ब्लाइंडेड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करवाएंगे। क्या कराएंगे, ओपन और ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अभी कम्युनिटी मेडिसिन पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल क्या होता है। देखो ट्रायल कई प्रकार के होते हैं। ब्लाइंडेड, ओपन ब्लाइंडेड मतलब कि खुले में, मतलब ऐसे कर रहे हैं, और रेंडमाइज्ड है कि मतलब 100 पेशेंट ले लिए हैं, उसमें से किसी को भी उठा ले रहे हैं और चेक कर दे रहे हैं। और कंट्रोल है यानी कि हमको पता है कि हम किसको लिए हैं, लेकिन उनमें से हम रेंडम लोगों को उठा ले रहे हैं, ठीक है, ट्रायल के लिए। और जो सेफ्टी और इफिकेसी है ये डिटरमाइंड होती है, डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड ड्रग आर प्लेसिबो। लेकिन हम स्टैंडर्ड ड्रग को ही क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, स्टैंडर्ड ड्रग को प्रीफर करते हैं। भाई हम स्टैंडर्ड ड्रग का इफेक्ट देख लेंगे कि ये इतना इफेक्टिव है, और फिर हम उस ड्रग का देख लेंगे इफेक्ट। अगर ज़्यादा हुआ तो भैया अच्छा है इफेक्ट, अगर कम इफेक्ट हुआ तो मतलब कि इससे वीक है, एंटीलिमिटेड है इससे। तो फेज सेकेंड में ये हुआ। अब देखते हैं इसको हम पेशेंट कितने लेंगे, ड्यूरेशन क्या होगा। पेशेंट जो इसमें लेते हैं वो होते हैं 100 से 500 पेशेंट लेंगे। जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 से 3 साल के लिए करेंगे। मैक्सिमम ड्रग फेलियर है वो 75% हो सकता है, ठीक है। और ये बात हुआ फेज सेकंड के बारे में। फेज सेकंड यहाँ पर खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं फेज थर्ड के बारे में। बोला है फेज थर्ड, पढ़ेंगे फेज थर्ड। यानी कि हम सेफ्टी देख लिए, इफिकेसी देख लिए, ड्रग टॉक्सिसिटी देख लिए, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स देख लिए, और कहाँ पर करवाते हैं उसको देख लिए। अब हम फेज थर्ड के बारे में बात करते हैं। फेज थर्ड जो होता है इसको थेरेप्यूटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग सेकेंड जो ट्रायल था उसके सेम ही होता है, कुछ ये डिफरेंस होती है। इसको कन्फर्मेटरी थेरेप्यूटिक ट्रायल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कन्फर्मेटरी थेरेप्यूटिक ट्रायल। और ये लगभग सेम होती है सेकेंड से, बस पेशेंट नंबर और कुछ ईयर में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेफ्टी एंड इफिकेसी का ही टेस्टिंग होगा। जो सेकेंड फेज की दवाई आई थी उनका फिर से टेस्ट हो रहा है सेफ्टी और इफिकेसी को लेकर। और ये कैसे होगा, ओपन और ब्लाइंडेड रेंडमाइज्ड कंट्रोल या अनकंट्रोल इसमें होगा। रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ट्रायल करेंगे, अनकंट्रोल ट्रायल करेंगे, ठीक है।
इसमें जो पेशेंट होते हैं वो होते हैं, इसमें जो पेशेंट लिए जाते हैं वो होते हैं 500 से 3000। यहाँ पर पेशेंट का संख्या बढ़ गया, पेशेंट की संख्या बढ़ गई, ड्यूरेशन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 से 5 साल तक करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सेफ्टी और इफिकेसी है वो कंफर्म होती है स्टैंडर्ड ड्रग द्वारा। किसके द्वारा? स्टैंडर्ड ड्रग द्वारा कंफर्म होगी। तो सेफ्टी एंड इफिकेसी स्टैंडर्ड ड्रग द्वारा, वो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फेज सेकंड का ही लगभग सेम होता है इसमें भी सेफ्टी और एफिकेसी होती है, इसीलिए इसको कंफर्मेटरी थेरेप्यूटिक ट्रायल कहते हैं, क्योंकि फेज सेकंड पे लगभग सेम होती है। फिर फेज फोर और फेज फोर के पहले जो फेज थर्ड की दवाएं हैं उनको हमको कमेटी के सामने रखना पड़ेगा, कुछ कमेटीज के सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद ही फेज फोर के लिए हमको परमिशन मिलेगा और फेज फोर हम करवाएंगे। तो फेज फोर जाने से पहले क्या होगा, कुछ कमेटी के पास में हम जो हमारा प्रोटोकॉल बना ड्रग प्रोटोकॉल जो बना अब तक जो हम टेस्टिंग कराए उसका रिपोर्ट हम सौंपेंगे कमेटी को, और कमेटी हमको परमिशन देगी कि आप जाके फेज फोर करिए। क्योंकि फेज फोर ज़्यादा लोगों में किया जाएगा तो उसका नुकसान हो सकता है, तो चेक लगाए हुए हैं सरकार। तो ड्रग प्रोटोकॉल जो होगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन एक डालना पड़ेगा। ड्रग प्रोटोकॉल हुआ ये फेज थर्ड वाला। फेज थर्ड के बाद में आफ्टर फेज थर्ड ड्रग प्रोटोकॉल एप्लीकेशन डाला गया। कहाँ पे डाला गया? एप्लीकेशन डाला गया कंपनी द्वारा। एप्लीकेशन कौन डालेगी भैया? जो कंपनी ड्रग बना देगी वही डालेगी। तो एप्लीकेशन कंपनी द्वारा डाला गया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएसए में है उसमें, और इंडिया में किसके पास डाला जाएगा? CDSCO। ये कहाँ पर है? इंडिया में, ठीक है, तो इसमें डाल सकता है। CDSO का फुल फॉर्म, जो CDSO है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या करा, कंपनी ने एप्लीकेशन डाल दिया। अब ये क्या करेगी? परमिशन देगी। ये परमिशन देगी फोर्थ फेज करने के लिए। जो हेडक्वार्टर है CDSO का, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो हेडक्वार्टर सभी लिखना है क्योंकि इंडिया का बात है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या करेगी? परमिशन फॉर फेज फोर के लिए परमिशन देगी। अब हम फेज फोर देख लेते हैं। फेज फोर फॉर क्लिनिकल ट्रायल। तो फेज फोर में क्या होगा? ये कहलाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। तो जो फेज फोर है इसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी कहते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी कहते हैं इसको, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ओपन लेबल का ट्रायल होता है। ओपन लेबल ट्रायल होता है और कई हजार लोगों में, मेनी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट ऑन मेनी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट। इसीलिए हमको ये चीज़ जरूरी है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। अगर मान लो कोई टॉक्सिसिटी या ड्रग फेलर हो रहा है तो वो दिक्कत करेगा बहुत सारे लोगों को। अभी तो कुछ कंट्रोल ही थे, तो ये मतलब कंट्रोल नहीं रहेगा इस पर, मतलब ये अब किसी को भी देंगे। तो ये हो गया।
देखो अब हमने क्या किया, इसके लिए कोई मतलब हमने हजारों लोगों को दवाई देने लगे, तो हजारों लोगों को जब दवाई देने लगेंगे तो भैया इसका कंट्रोल ही नहीं करने की हमने मार्केट में डाल दिया दवाई। अब मार्केट में दवाई जा रही है तो बहुत सारे पेशेंट उसको यूज कर रहे हैं, तो अब इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा हमको, इसको भी पता करना पड़ेगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, किसी पीपल इंडिविजुअल में इसका एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, किसी ड्रग से ये रिएक्ट तो नहीं कर जा रही है, किसी का एंटागोनिस्ट तो नहीं है, किसी का एगोनिस्ट तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा इसके बाद भी। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको पता करने के लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर, जो कि ये रेयर होता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म भैया हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन तुरंत नहीं पता चल जाएगा, इसके लिए हमको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी तब एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखना पड़ेगा हमको, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी है ये भी देखना है कि कहीं किसी ड्रग को कोई इफेक्ट तो नहीं कर रही है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे। और साथ में न्यू एस्पेक्ट, उस दवाई का जो दवाई है उसका न्यू एस्पेक्ट खोजेंगे, न्यू एस्पेक्ट डिस्कवर करेंगे, न्यू एस्पेक्ट उसका उस दवाई का न्यू एस्पेक्ट डिस्कवर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखा नहीं है ऊपर, यहाँ पर डिलीट करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सिल्डेनाफिल है, एग्जांपल लेते हैं सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल कब यूज होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होती है। ये सबसे पहले यूज हुई थी, फर्स्ट यूज्ड फॉर, ये पहले यूज हुई थी, फर्स्ट यूज हुई थी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए। पहले जब ये यूज हुई थी तो ये एज ए पल्मोनरी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह यूज हुई थी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए यूज हुई थी, और बाद में पता चला कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करवाती है, तो न्यू एस्पेक्ट खोजा जा चुका था सिल्डेनाफिल का। तो ऐसे ही हम दवाई देते हैं तो हो सकता है कि उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट आ जाए, मान लो कि कोई दवाई दिए मतलब कि वो किसी रोग को ठीक कर दे रही हो, तो इसको भी हमको पता करना जरूरी होता है क्लिनिकल ट्रायल में। और साथ में हम दवाई का जो हम दवाई था इसका ड्रग का रूट भी चेंज करेंगे, रूट चेंज करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे कि रूट चेंज कर देने पर क्या, ओरल देने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आईवी देने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मस्कुलर रूट से देने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी देखेंगे, रूट चेंज करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे। न्यू एज ग्रुप पे ट्राई करेंगे, न्यू एज ग्रुप पे ट्राई करेंगे उस ड्रग को, और साथ में डोज भी उसका चेंज करेंगे, डोज भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे, डोज चेंज करेंगे। हमको न्यू एस्पेक्ट खोजना है कि हो सकता है कि वो फायदा कर जाए किसी और वे में, तो न्यू एस्पेक्ट खोजना है तो डोज चेंज करेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे कि इतना डोज दे तो क्या होगा और कम दे जा तो क्या होगा, ज़्यादा दे तो क्या होगा, और इफेक्टिवनेस देखेंगे, इफेक्टिवनेस देखेंगे ड्रग की, इफेक्टिवनेस देखेंगे ऑफ द ड्रग। बहुत ही तुमको लगता है आसान होता है, बहुत ही कुबरसम प्रोसेस है, बहुत ही कुबरसम प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है, लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आसान नहीं है एडवर्स ड्रग रिएक्शन फाइंड करना आसानी से, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, कहाँ कहाँ दवाई जा रही है उसका रिकॉर्ड पूरा रखना, सोच रहे हो कितना बड़ा प्रोसेस हो गया। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग पता करेंगे कि इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। फिर क्या करेगी जो कंपनी होगी, अब ये सब करने के बाद में जो कंपनी है वो सबमिट करेगी एक रिपोर्ट, जो कंपनी है वो सबमिट करेगी एक रिपोर्ट, एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, कहाँ पे, एक रिपोर्ट सबमिट करेगी जिसे कहेंगे
पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट यानी कि PSUR रिपोर्ट, PSUR कंपनी सबमिट करेगी। किसको सबमिट करेगी, किसको सबमिट करेगी भैया? CDSO को करेगी, CDSCO को करेगी, क्योंकि यही परमिशन दिया था फेज 4 के लिए, यही जिम्मेदार होगा अगर कुछ गलत हो जाएगा तो CDSO को ये फिर से रिपोर्ट सबमिट करेगी कि आखिर ऐसा ऐसा हुआ, ये ड्रग ये काम कर रही है, ये नहीं कर रही है। जैसे कि सिल्डेनाफिल क्या हुआ, नया काम इसका खोज लिया गया, तो ये भी बताया जाएगा कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करवाती है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करवाती है यानी कि ड्यूरेशन बढ़ा दे रही है, तो ये अलग यूज होने लगा इसका सिल्डेनाफिल का। तो ये सब चीज़ें होती हैं फेज 4 में। अब एडवांसमेंट हो गया, कुछ एडवांसमेंट हुआ क्लिनिकल ट्रायल्स में, और फेज इंट्रोड्यूस करे गए, जैसे कि फेज 0 और फेज 4, तो उसके बारे में बात करते हैं। रेसेंट एडवांसेस के बारे में बात करते हैं। रेसेंट एडवांसेस इन क्लिनिकल ट्रायल्स, देखो ये क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं नॉन मैंडेटरी, हम इसके अंदर पढ़ते हैं नॉन मैंडेटरी ट्रायल्स के बारे में। नॉन मैंडेटरी ट्रायल्स फेज 0, नॉन मैंडेटरी ट्रायल्स मतलब कि ये फेज 0 चाहे करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉन मैंडेटरी ट्रायल्स है फेज 0। इसमें क्या होता है, इसको माइक्रोडोजिंग भी कहते हैं, माइक्रोडोजिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोडोज दिए जाते हैं ड्रग के। इसमें ड्रग जो होता है उसका माइक्रोडोज दिया जाता है, माइक्रोडोज दिया जाएगा। जैसे कि मान लो 10 माइक्रोग्राम दे दिया गया ड्रग 10 माइक्रोग्राम ड्रग दे दिया गया, या माइक्रोग्राम उसको कहेंगे एक बचा 1000 टाइम ड्रग कंसंट्रेशन दिया जाए। कोई ड्रग दिया जा रहा है 1/100 ड्रग कंसंट्रेशन, ड्रग डोज, मतलब कोई ड्रग अगर दिया जा रहा था 1000 ग्राम, मतलब 1000, तो उसका 1/100 ड्रग डोज भी दिया 1/100 पार्ट ही दिया जाएगा, तो माइक्रोडोज कहलाएगा। माइक्रोडोज देकर क्या करते हैं हम, ये माइक्रोडोज जब दिए उसके बाद में क्या करते हैं, ये पेशेंट को दिए हैं माइक्रोडोज, पेशेंट को देते हैं माइक्रोडोज, और माइक्रोडोज देने के बाद में इसको हम लेबल कर देते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, यानी इसको हम रेडियो लेबल कर देते हैं, लेबल्ड। तो रेडियो लेबल कर देंगे, लेबल कर दिए, इसका मतलब ड्रग जहां जहां जाएगा वो हमको पता चलता जाएगा, यानी कि उसका जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है, फार्मेकोडायनेमिक्स हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये हेल्दी वॉलंटियर में डाल दिया जाता है। हेल्दी वॉलंटियर में डाल दिया तो उसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, इसका फार्मेकोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, अगर कोई एब्रिविएशन सीन होता है, एबनॉर्मेलिटी अगर सीन हो रही है, एबनॉर्मेलिटी सीन हुई, तो इसको जो क्लिनिकल ट्रायल है वहीं पर अबॉर्ट कर दिया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल अबॉर्ट। अगर एबनॉर्मेलिटी हुई तो क्लिनिकल ट्रायल वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा कि भैया ये बहुत ही खतरनाक है, इसको आगे ले जाना नहीं है, तो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। एक और होता है फेज 5। फेज 5 में क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं।
फेज 5। फेज 5 पसीना पसीना हो गया। फेज 5, फेज 5 क्या होता है? इसको इसको फार्मेको इपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज फार्मेको इपिडेमियोलॉजी। तो इसको आल्सो कहते हैं फार्मेको इपिडेमियोलॉजी। और ये केस कंट्रोल एंड कोहार्ट स्टडी में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? केस स्टडी एंड कोहार्ट स्टडीज में यूज होती है। कोहार्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल पे यूज होती है। ठीक है, केस स्टडी एंड कोहार्ट स्टडीज में यूज होती है। यानी कि ये इन्वॉल्व इन केस स्टडी एंड कोहार्ट स्टडीज। और ये कब डन होगी? डन इन ऑक्लूसिव रिपोर्ट इन फेज 4। तो ये खत्म हुआ ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। अगला जो पढ़ाने वाले हैं टॉपिक वो है फार्मेकोजेनेटिक्स एंड फार्मेकोजीनोमिक्स। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद। पूरा तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं।